भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो जिनको अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, संदीप कुमार जी, आपने यह अद्भुत कार्यक्रम रखा, क्योंकि अर्थ क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र से अगर सर्वश्रेष्ठ संस्थानों का अगर नाम होता है तो उसमें सीए प्रोफेशनल्स हैं, कास्ट अकाउंटेंट के प्रोफेशनल्स हैं और कंपनी सेक्रेटरीज के। यह तीनों सर्वश्रेष्ठ हैं और तीनों का आपने संगम कर दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही कम ऐसे कार्यक्रमों में जाना होता है कि जहां तीनों जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, तीनों संस्थाओं के एक साथ बैठ कर के और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करें। हमारे साथ अभी डायस पे हमारे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, अतुल कुमार गुप्ता जी जो सी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रहे हैं। लगातार हम मिलते रहते हैं, आपस में कुछ न कुछ प्रोफेशन के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और अतुल जी से और हमारे जो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर आते हैं उनसे मैं भी कहता हूँ कि बहुत कम लोग ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, चाहे लोकसभा हो तो राज्यसभा में हैं। जब भी कोई भी विषय इन तीनों प्रोफेशन से संबंधित आए तो हमें पहले से बता दीजिए, मैं आपकी आवाज पार्लियामेंट के अंदर बुलंद करके उठाऊंगा और एक कदम आप आगे बढ़िए, 2 कदम मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। हमारे साथ मंच पे संजय जिंदल जी, सतीश कुमार सिन्हा जी, अजय शुक्ला जी, संगम अग्रवाल जी जो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं INCOC के, माधुरी कश्यप जी और KN ठाकुर जी, और उपस्थित यहाँ पे भाइयों एवं बहनों। आज का जो विषय रखा है वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल्स फॉर विकसित भारत, क्योंकि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सब निकले हैं कि 2047 में भारत विकसित हो। उसके लिए सभी देशवासियों ने इस बात का संकल्प लिया है, ठाना भी है और सबका योगदान भी है कि अब भारत जो आगे निकल चुका है, एक नया भारत का स्वरूप हम सबके सामने दिखता है, एक शक्तिशाली, एक समर्थ भारत दिखता है। उसको किस प्रकार से 2047 में हम विकसित भारत के संकल्प को साकार होते हुए देखें और भारत विश्व गुरु फिर से बने, और उसी दिशा में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए आयोजकों को इस जो बहुत ही उपयोगी और बहुत सार्थक टॉपिक आपने चुना, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और यही देश की आवश्यकता भी है। मित्रों, 10-11 साल पहले बहुत स्थिति ठीक नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस था, निर्णय नहीं होते थे, हमारा GDP ग्रोथ लगातार गिर रहा था और यहाँ के इन्वेस्टर भी बाहर जाकर के पैसा लगा रहे थे। चारों ओर निराशा का वातावरण था। उसके बाद 2014 से एक नए भारत के संकल्प को साकार करने की शुरुआत हुई और उसके माध्यम से अगर विभिन्न नीतियों को, विभिन्न रिफॉर्म के माध्यम से आज हमारे सामने स्थिति क्या है, जो 10 साल पहले 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की थी, आज 5वीं से 4थी पे पहुंच गया। हम जापान को भी पीछे छोड़ दिए हैं और 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था हम बन करके रहेंगे, जर्मनी को भी छोड़ के। हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक बन जाएगी। दूसरा, हम कैसे जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे, दूसरा तथ्य आपके सामने है।
भारत का विकास दर विश्व के विकास दर के अन्य देशों से अगर कंपेयर करें तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि भारत एक साल नहीं बल्कि भारत की विकास दर जीडीपी 1 साल, 2 साल, 3 साल, तीनों सालों में सबसे विश्व भर में तेज है और चौथे साल भी भारत विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। और यह अगर आप चाइना का डाटा देखेंगे तो पहले चाइना बहुत आगे होता था, उसको हम पीछे छोड़ करके अब भारत लगातार चौथे साल, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, RBI का बुलेटिन, RBI के असेसमेंट कर रहे हैं, सब जितने भी असेसमेंट आ रहे हैं, जितने भी जो फोरकास्टर है वह भी कह रहे हैं कि भारत चौथी साल में भी, पांचवी साल में विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा योगदान रह सकता है तो जो हमारे सामने बैठे प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, सबसे बड़ा योगदान आपका हो सकता है और है भी। मित्रों, मैं 10 सालों की कहानी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, किस प्रकार से पीएम गति शक्ति के माध्यम से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो रुके हुए थे, नेशनल हाईवे के हैं, रेलवे के हैं, पोर्ट के हों, सब रुके हुए थे, लेकिन 10 सालों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम गति शक्ति के माध्यम से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वहां तक की रिव्यू करना शुरू किया और आज आपके सामने है कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। अगर यहां से मेरठ जाना चाहेंगे तो पहले 3 घंटे लगता था, अब 40-45 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहां से अगर जयपुर जाना चाहेंगे तो जयपुर अब 2.5 से 3 घंटे के अंदर जयपुर पहुंच सकते थे, पहले 6 से 7 घंटे लगते थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था, वह इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो 11.5 लाख रुपए, 11.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 5 सालों में 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ है, तभी जाकर के चारों ओर हमको विकास की गंगा दिख रही है। क्योंकि किसी देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो कैसे लोग आएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? इसे सबसे पहले यही आवश्यकता है। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 149 एयरपोर्ट बन गए। रेल में देखिए तो पहले 5 मेट्रो शहरों में ही मेट्रो ट्रेन चलती थी, अब जाकर के 34 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, इतनी फास्ट गति की ट्रेनें अभी चल रही हैं। रेलवे के पटरी भी डबल स्पीड से उसमें काम हो रहा है। मतलब चारों ओर देखिए, आप कल्पना करिए कि अगर आप पहले 2.5 लाख रुपए खर्च करते थे, अब 11-12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, जो जीडीपी का 3.4% है। तो दूसरी बात यह है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास कैसे करें। पहले हम यूएस जाते थे, यूके जाते थे, चाइना जाते थे, हमको लगता था यार हमारे देश में भी किस प्रकार की सड़कें हो सकती है क्या। अरे अब तो जाकर के चिनाब नदी जो है वहां पे जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा अगर रेलवे पुल है तो भारत में है। विश्व का सबसे लंबा और ऊंचाई पे अगर टनल है तो अटल टनल वो भारत में है, कहीं और नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची जो एफएल टावर से भी ऊंची अगर प्रतिमा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कावड़िया में वह स्टैचू है। ऐसे अनेकों अनेकों। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर के हैं तो अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम, और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,30,000 लोग वहां बैठ सकते हैं। तो यही तो नए भारत का जो स्वरूप है विश्व के सामने दिख रहा है कि किस प्रकार से तेज गति से काम हो रहा है। दूसरा, हम जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किस प्रकार से रिफॉर्म हो, जीएसटी का रिफॉर्म है, अनेकों टैक्सों को जो मर्ज करके एक जीएसटी ले आए,
उसमें अतुल जी सीए और कास्ट अकाउंटिंग सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि जीएसटी लागू कर पाएंगे, क्या लागू कर पाएंगे। लेकिन ये आप सब बैठे हैं, हर अर्थशास्त्र के तीनों प्रोफेशनल्स ने मिलकर के इस प्रकार के जीएसटी को लागू किया, इंप्लीमेंट कराया कि आज 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। इतना बड़ा कर सुधार। ऐसे फेसलेस के बाद फेसलेस स्क्रूटनी, फेसलेस अपील, ऐसे अनेकों रिफॉर्म्स। क्योंकि जब किसी देश में अगर रिफॉर्म नहीं होगा तो कैसे उद्योग लगेगा, कैसे इन्वेस्टर आएंगे। तो अनेकों इस प्रकार से रिफॉर्म्स लाए गए। 1550 से अधिक जो ऐसे एक्ट थे जो क्रिमिनल नेचर के थे, उनको डीक्रिमिनलाइजेशन करके यह मैसेज दिया गया कि नहीं, वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करो, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह रिफॉर्म ले आने का कोई काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मित्रों, तीसरी बात, यह तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हमारे रिफॉर्म, उसके बारे में कभी डिटेल समय होगा तो बताएंगे और क्या क्या रिफॉर्म्स आए। बहुत लंबा रिफॉर्म्स है और लगातार कंटिन्यूअस है। तीसरी बात, हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों को छोड़ करके हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। गरीब है, मध्यम वर्ग है, उसका भी तो कल्याण होना चाहिए। 67 साल में न तो उसके पास पानी था, न बिजली था, न उसके पास मकान था, न कोई साधन था रोजगार के। लेकिन यह न उसके पास बैंक अकाउंट था। एक ही उदाहरण बताऊंगा, देश के गरीबों का बैंक अकाउंट नहीं था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से 2014 में एक बात कही, नहीं, भारत का विकास ऐसे संभव नहीं है, गरीबों का भी भागीदारी होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए। वही लाल किला से बोला कि सभी के बैंक अकाउंट खोला जाए। बैंक के सीएमडी भी वही थे, एमडी भी वही थे, ईडी भी वही थे, अधिकारी भी वही थे, लेकिन एक व्यक्ति केवल बदला था, देश का प्रधानमंत्री, और देखते देखते 54 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुल गया और सभी के अकाउंट में सीधे पैसा जाने लगा। 1 रुपए का उसमें लीकेज नहीं है। जब 1 रुपए का लीकेज नहीं होगा तो अपने आप देश का विकास होगा। इसलिए अनेकों ऐसे कैसे सर्वांगीण, कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, किस प्रकार से लोगों का एक जीवन जो स्तर है उसमें एक उन्नति आए, उसके लिए काम हुआ। तो पहले तो देश के विकास में कुछ गिने चुने लोग, 2, 4, 6 करोड़, 10 करोड़ लोग ही अपना योगदान देते थे। आज एक ग्रामीण क्षेत्र गरीबों को ध्यान देने से, उनके जीवन में उन्नति ले आने से आज 140 करोड़ देशवासी एक साथ एक कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हमको साकार करना है, और सब एक दिशा में काम कर रहे हैं। मित्रों, कहने को तो बहुत है, फिर किसी दिन आपके समझ आएंगे तो एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र एक देख लीजिए आप, जो बैंकिंग क्षेत्र से लगभग सभी लोग जुड़े हैं, स्थिति क्या थी? ग्रॉस एनपीए, अतुल जी, 11, 12, 13% तक ग्रॉस एनपीए पहुंच गया था। बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसा नहीं हुआ था 2008 तक देखिए, 2016-17 तक देखिए तो पैसा नहीं होता था। कैपिटल एडिक्वेसी उनकी खत्म हो चुकी थी। सरकार उनको हर बजट में पैसा देती थी कि भाई चलो भाई, मैं आपको कैपिटल दे रहे हैं, आप किसी प्रकार से लोन दो। लेकिन आज की स्थिति देखिए, बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं तो अब आप देखिए, कभी निकालिएगा 2016 में, 2014 में, 2012 में ग्रॉस एनपीए क्या होते थे। आज ग्रॉस एनपीए 2%, 2.5%, 1.5% ग्रॉस एनपीए, एवरेज ग्रॉस एनपीए 2% से नीचे हो गया है। जो बैंकों को हम सरकार लोन देती थी, आज वो बैंक इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि सरकार को हजारों करोड़ रुपए का वह डिविडेंड देने का काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही प्रॉफिट देखिए, हर बैंक प्रॉफिट कमा रहा है। आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, देखिए कितना शानदार रिजल्ट। लगातार हर बैंक यह कह रहा है कि हमारा जो ग्रॉस एनपीए है 2% से कम हो गया। यह इसलिए होता है जब सरकार
का नीयत साफ होती है और सरकार यह कहती है कि नहीं, जो अच्छा हो वही करो। आपके रिफॉर्म के लिए चाहे आईबीसी हो चाहे अन्य कानून हम लेके आएंगे, रिफॉर्म हम करेंगे, काम आप करो, और उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है, आप सबको भी विश्वास होगा। बस इतना निवेदन है कि आप तब के भारत अब के भारत में एक कंपेयर करें, और जरूरत होगा तो हम भी कुछ मटेरियल भेज देंगे, मेरे पास बहुत सारे सामग्री है, उसको दोनों देखेंगे तो अवश्य रूप से आपको पूरा विश्वास होगा कि विकसित भारत के संकल्प को, लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। कितने लोगों को विश्वास है कि 2047 में विकसित भारत के संकल्प को हम पाएंगे? पीछे वाले, हम विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। हमारे मन में सपना है तो हाथ उठा के बोलिए वंदे। आइए संकल्प के साथ, वंदे वंदे वंदे। और मुझे साफ दिख रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा 21वीं शताब्दी में, ये दीवार पे साफ दिख रहा है कि भारत अवश्य रूप से विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपने हमें कार्यक्रम में बुलाया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। मेरा भी मन कर रहा था कि रहता आपकी बातें सुनता, लेकिन चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है, अब कुछ कांवड़ यात्रा है 2-3 कार्यक्रमों में, अगर आपकी अनुमति हो तो उन कांवड़ यात्रा में जाकर के भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बस 5-10 मिनट और आपके चाहिए, अगर आपकी अनुमति हो तो। आई वुड रिक्वेस्ट संगम सर टू प्लीज फैसिलिटेट अरुण सर विद अ शॉल। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अरुण सर। I would request Atul sir to please present a memento to Arun sir.